अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद दिलावर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल INS.Physics। मैं उम्मीद करता हूं कि अल्लाह ताला की रहमत और फजल से आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग को डिस्कस करेंगे और एक्चुअली हम ये देखेंगे कि टाइम गुज़रने के साथ साथ कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज स्टोर हो रहा होता है, क्या वो चार्ज टाइम गुज़रने के साथ साथ लीनियरली इंक्रीज़ करता है या टाइम गुज़रने के साथ साथ वो चार्ज एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करता है। तो आइए सबसे पहले हम कैपेसिटर की चार्जिंग को मैथमेटिकली और ग्राफिकली डिस्कस करते हैं। कंसिडर करें कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी दो प्लेट्स के दरमियान किसी भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंसर्ट किया गया है और इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C फैरड है। इस कैपेसिटर के सीरीज़ में एक रेजिस्टर R है जिसकी रेजिस्टेंस R ओम है। इस रेजिस्टर और कैपेसिटर के सीरीज़ कम्बिनेशन को एक कंडक्टर के ज़रिए, एक कनेक्टिंग वायर के ज़रिए, एक एक्सटर्नल DC बैटरी जिसका पोटेंशियल V वोल्ट है उसके साथ कनेक्ट कर दिया ताकि हमारा कैपेसिटर चार्ज हो सके। याद रखें कि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस उस कंडक्टर की अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस है जिस कंडक्टर के थ्रू हमने अपने कैपेसिटर को बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है। और इसी तरह से यहाँ पर एक स्विच S भी कनेक्टेड है। इनिशियली जब हमने इस स्विच को ओपन किया हुआ था तो ज़ाहिरी सी बात है कि हमारे सर्किट में किसी तरह का कोई करंट फ़्लो नहीं करेगा, और जब कोई करंट फ़्लो नहीं करेगा कैपेसिटर के ऊपर किसी तरह का चार्ज जो है वो भी डिपॉजिट नहीं होगा। लेकिन जब हमने अपने स्विच जिसका नाम S है, इस स्विच को क्लोज़ कर दिया, सर्किट को बिल्कुल कंप्लीट कर दिया, जैसे ही स्विच को क्लोज़ किया एक चार्जिंग करंट IC, एक कन्वेंशनल करंट फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल हमारे इस RC सीरीज़ सर्किट के अंदर फ़्लो करना स्टार्ट हो गया और इस चार्जिंग करंट ने हमारे कैपेसिटर को चार्ज कर दिया। ओके, अब हमारे कैपेसिटर को मुकम्मल तौर पर चार्ज होने के लिए, कंप्लीटली चार्ज होने के लिए कुछ ना कुछ टाइम चाहिए। कैपेसिटर रिक्वायर्स a certain amount of time to get fully charged to the battery potential V। इसका मतलब ये है कि अगर मैंने अपने इस कैपेसिटर के साथ 12 वोल्ट की बैटरी को अटैच किया हुआ है तो मेरे इस कैपेसिटर को मुकम्मल तौर पर यानी कि 12 वोल्ट तक चार्ज होने के लिए कुछ ना कुछ टाइम चाहिए। बेशक वो टाइम बहुत कम हो, जो कि होता है, चाहे वो 1 नैनो सेकेंड हो, चाहे वो 1 पीको सेकेंड हो, हम उस टाइम को इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि इस टाइम की इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस मौजूद है। सो ये जो टाइम हमारा कैपेसिटर लेगा चार्ज होने के लिए, इस टाइम को हम एक नाम देंगे और वो नाम क्या है? टाइम कांस्टेंट। और ये टाइम कांस्टेंट डिपेंड करेगा कैपेसिटर की कैपेसिटेंस और इस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस के ऊपर। जैसे ही हम अपने कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को और इस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास जो टाइम कांस्टेंट है उसकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। अगर हम टाइम कांस्टेंट का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखें तो वो हमारे पास इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ R एंड C। कितने ओम की हमने रेजिस्टेंस अटैच की हुई है, कितने फैरड का हमारा कैपेसिटर है, अगर हम इन दोनों की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो टाइम की फॉर्म में आएगा, सेकंड में आएगा, और इसी को हम नाम दे रहे हैं टाइम कांस्टेंट। इट मीन्स कि अगर मैं रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस को मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो किसकी इक्वल आना चाहिए? टाइम की इक्वल, यानी कि इन टर्म ऑफ सेकंड आना चाहिए। तो ये हमारी बुक में एग्जांपल नंबर 12.6 भी है। तो किस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ R एंड C इज़ इक्वल टू टाइम?
तो उसके लिए मैं कंसिडर करता हूँ अपनी लेफ़्ट हैंड साइड को। अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ V इक्वल्स आई आर एंड R इक्वल्स V ओवर I। बिल्कुल इसी तरह से कैपेसिटर की जो इक्वेशन होती है Q इक्वल्स सी वी, वहाँ से अगर हम C को कैलकुलेट करें तो वो हमारे पास इक्वल आएगा Q डिवाइडेड बाय V। अब क्या हुआ, एक V इस दूसरे V से कैंसिल हो गया और चार्जेस डिवाइडेड बाय करंट ये टर्म बाकी बच गई। अब अगर हम करंट की डेफिनेशन देखें तो करंट हमारे पास इक्वल होता है चार्जेस डिवाइडेड बाय टाइम के, और अगर मैं यहाँ से टाइम को सेपरेट करूँ तो वो मेरे पास इक्वल आएगा चार्जेस डिवाइडेड बाय करंट। सो इट मीन्स कि जो एक्सप्रेशन रिमेनिंग है चार्जेस डिवाइडेड बाय करंट वो सारा किसकी इक्वल है, टाइम के इक्वल है। और अगर हमारे पास कैपेसिटेंस फैरेड में होगी, रेजिस्टेंस ओम के अंदर होगी, देन द डायमेंशंस ऑफ आर एंड सी वो किसकी इक्वल होगी, सेकंड यानी कि टाइम के इक्वल होगी। अब हम डिफाइन करते हैं कि एक्चुअली टाइम कांस्टेंट क्या है और ये टर्म हमें किस चीज़ की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। सो बहुत सिंपल है, टाइम कांस्टेंट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द चार्ज to attain 63.2% of its final value Q naught is called time constant, which is equal to product of R and C। पहला पॉइंट तो ये क्लियर करें कि जो Q naught है इसको हम एक स्पेसिफिक नेम जो है वो देते हैं इक्विलिब्रियम चार्ज, या सिंपल लैंग्वेज के अंदर आप इसे मैक्सिमम चार्ज का नाम भी दे सकते हैं। यानी कि Q नॉट वो मैक्सिमम चार्ज है जो हमारा कैपेसिटर मैक्सिमम स्टोर कर सकता है। अगर कोई कैपेसिटर ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज 100 कूलम स्टोर कर सकता है तो उस कैपेसिटर के लिए जो Q नॉट की वैल्यू होगी वो 100 कूलम होगी। बिल्कुल इसी तरह से अगर कोई कैपेसिटर मैक्सिमम चार्ज 150 कूलम स्टोर कर सकता है तो उस कैपेसिटर के लिए जो Q नॉट की वैल्यू होगी वो 150 कूलम होगी। सो देखें, अब हम देखते हैं यहाँ पर टाइम कांस्टेंट को। सो जैसे ही मैंने स्विच को क्लोज किया मैंने टाइम नोट करना स्टार्ट कर दिया, और जब हमने ऑब्ज़र्व किया कि हमारे कैपेसिटर के ऊपर 63.2% ऑफ इक्विलिब्रियम चार्ज, इतना चार्ज स्टोर हो चुका है, तो मैंने उस टाइम को क्या कर लिया, मेजर कर लिया, कैलकुलेट कर लिया, और एक्चुअली उसी टाइम का नाम क्या है मेरे पास, टाइम कांस्टेंट है। एग्जांपल के तौर पर ये जो कैपेसिटर है ये मैक्सिमम 100 कूलम चार्ज स्टोर कर सकता है, तो इस कैपेसिटर के लिए जो Q नॉट की वैल्यू होगी वो 100 कूलम होगी। अब अगर मैं इस 100 कूलम मैक्सिमम चार्ज का 63.2% कैलकुलेट करूं तो वो मेरे पास कितना चार्ज आएगा, 63.2 कूलम आएगा। तो मेरे इस कैपेसिटर को ज़ीरो चार्ज से लेकर 63.2 कूलम चार्ज तक स्टोर करवाने के लिए कितना टाइम चाहिए, या इस कैपेसिटर ने अपने ऊपर 63.2 कूलम चार्ज स्टोर करवाने में कितना टाइम लिया, दैट टाइम इज़ कॉल्ड एक्चुअली टाइम कांस्टेंट। बिल्कुल इसी तरह से आपको कोई भी मैक्सिमम चार्ज की वैल्यू दे दी जाए, मिसाल के तौर पर आपको कह दिया जाए कि एक कैपेसिटर है जिसके ऊपर मैक्सिमम 200 कूलम का चार्ज स्टोर हो सकता है, तो हमने सिंपल क्या करना है, उस 200 कूलम मैक्सिमम चार्ज का 63.2% कैलकुलेट करेंगे, और जो भी उसका आंसर आएगा, हमारा कैपेसिटर उतना कूलम का चार्ज स्टोर करने में जितना टाइम लेगा उस टाइम को मैं टाइम कांस्टेंट का नाम दूंगा, और मैथमेटिकली उस टाइम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन को हम कुछ इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। आई थिंक आपको टाइम कांस्टेंट अंडरस्टैंड हो चुका होगा। अब हम देखते हैं कि टाइम के साथ साथ हमारे कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज स्टोर हो रहा है, क्या वो चार्ज लीनियरली स्टोर हो रहा है या वो चार्ज एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होते हुए स्टोर हो रहा है।
तो इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए हम कैपेसिटर के ऊपर टाइम के साथ साथ स्टोर होने वाले चार्ज की इस इक्वेशन को इस्तेमाल करेंगे। एक्चुअली हमारे कोर्स में अभी इस चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर की जो चार्ज की इक्वेशन है उसकी डेरिवेशन मौजूद नहीं है, वो बीएससी में है। तो मैं जस्ट यहाँ पर इसी इक्वेशन को लेकर आगे चलूँगा। तो ये इक्वेशन हमारे पास है Q इक्वल्स Q नॉट इन टू 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी। यहाँ पर जो Q है दैट इज़ इंस्टेंटेनियस चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। जब टाइम 1 सेकंड था तब कितना चार्ज था, ये Q वो है। जब टाइम 2 सेकंड गुजर गया अब कैपेसिटर के ऊपर कितना चार्ज है, वो चार्ज ये Q है। टाइम 5 सेकंड का गुजर गया अब कैपेसिटर के ऊपर कितना चार्ज आया, वो चार्ज ये Q है। यानी कि टाइम गुजरने के साथ साथ कैपेसिटर अपने ऊपर कितना चार्ज डिपॉजिट करवा रहा है उस चार्ज को मैं सिंपल Q से शो करवाऊंगा और इस चार्ज को इंस्टेंटेनियस चार्ज का नाम देंगे। Q नॉट हम पहले ही बता चुके हैं कि ये वो मैक्सिमम चार्ज है जो कोई भी कैपेसिटर अपने ऊपर डिपॉजिट करवा सकता है, स्टोर करवा सकता है, जिसे हम इक्विलिब्रियम चार्ज का नाम देंगे। T यहाँ पर टाइम है कि जैसे ही हमने स्विच को क्लोज़ किया तो टाइम नोट डाउन करना स्टार्ट कर दिया, तो ये वो टाइम T है। और यहाँ पर सर्किट में मौजूद रेजिस्टेंस है ओहम में, और C यहाँ पर मौजूद हमारे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है फैरेड में। देन Q हमारे पास जो चार्ज आएगा वो कूलम में आएगा। अब इसी इक्वेशन को ग्राफिकली एक्सप्लेन करते हैं। देखें, जब मेरे पास बिल्कुल स्टार्ट में ये स्विच ओपन था तब क्या हमारे सर्किट में कोई करंट फ्लो कर रहा था? क्या हमारे कैपेसिटर के ऊपर किसी तरह का चार्ज था? जाहिर सी बात है कोई नहीं होगा। सो एट टाइम इक्वल्स 0 यानी कि स्विच अभी ओपन है। जब मैंने t को इस इक्वेशन में 0 पुट किया तो e की पावर 0 हो गई। e की पावर 0 1, 1 माइनस 1 0। सो Q क्या आ गया? 0 आ गया। इट मीन्स कि अभी हमारा सर्किट जो है वो ओपन है, सर्किट के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, कैपेसिटर किसी तरह के चार्ज को स्टोर नहीं कर रहा। तो इट मीन्स कि अगर मैं एक ग्राफ प्लॉट करता हूँ जिसमें मैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस लेता हूँ टाइम को सेकंड में, अलॉन्ग वाई एक्सिस लेता हूँ चार्ज को कूलम में, देन टाइम भी 0, चार्ज भी 0। इट मीन्स कि मैं अभी ओरिजिन के ऊपर मौजूद हूँ। लेकिन जब मैंने अपने स्विच को क्लोज़ कर दिया, स्विच को क्लोज़ करते ही फ़ौरन से मैंने टाइम जो है वो नोट करना स्टार्ट कर दिया। और जब टाइम कांस्टेंट के बराबर गुजर गया, कितना टाइम, जो सर्किट हम यूज़ कर रहे हैं उस सर्किट में रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी हमारे पास टाइम आएगा सेकंड में, जितना टाइम गुजर जाएगा, तो मैंने क्या किया कि उस टाइम को मैंने आर सी के इक्वल पुट किया। सो व्हेन t इक्वल्स आर सी से कैंसिल, e की पावर -1 हो गई, इसको नीचे लेकर आए e की पावर +1 हो गई और e की वैल्यू होती है 2.718। जब इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो मेरे पास Q जो है वो बराबर आया 63% ऑफ मैक्सिमम चार्ज। यानी कि स्विच को क्लोज़ करते ही जब टाइम उस सर्किट के या उस कैपेसिटर के टाइम कांस्टेंट के बराबर गुजर जाएगा तो उस टाइम मेरे कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज स्टोर हो चुका होगा दैट चार्ज विल बी इक्वल टू 63% ऑफ द मैक्सिमम चार्ज। सो यहाँ पर क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन मौजूद है तो अगर हम देखें तो हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग ग्राफ होगा। सो फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास मैक्सिमम चार्ज Q नॉट है और अगर मैं इसका हाफ करूँ तो मेरे पास 50% ऑफ Q नॉट बनेगा। थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो 63% ऑफ Q नॉट। तो 63% ऑफ Q नॉट जब हमारा कैपेसिटर चार्ज हासिल कर लेगा तो ये चार्ज हासिल करने में हमारा कैपेसिटर ने कितना टाइम लिया, दैट टाइम इज़ एक्चुअली टाइम कांस्टेंट विच इज़ इक्वल टू RC। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या कैपेसिटर मुकम्मल तौर पर चार्ज हो सकता है, और अगर चार्ज हो सकता है तब वो कितना टाइम लेगा इन टर्म ऑफ टाइम कांस्टेंट। तो इसका आंसर है कि जी हाँ बिल्कुल कैपेसिटर मुकम्मल तौर पर चार्ज हो सकता है
और एक कैपेसिटर को तकरीबन 99% ऑफ द अप्लाइड पोटेंशियल ऑफ बैटरी चार्ज होने के लिए जो टाइम चाहिए वो टाइम कांस्टेंट का 5 गुना चाहिए। यानी कि अगर मैं इसी इक्वेशन में t को 5RC के इक्वल पुट कर दूं, देन जब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो मेरे पास जो Q आएगा वो बराबर आएगा 99% ऑफ द मैक्सिमम चार्ज। यानी कि जब टाइम कांस्टेंट का 5 गुना टाइम गुजर जाएगा स्विच को क्लोज करने के बाद, तो हमारा कैपेसिटर मैक्सिमम चार्ज हो चुका होगा और उस टाइम हमारी दो प्लेट्स के क्रॉस पोटेंशियल बैटरी के पोटेंशियल के बराबर हो चुका होगा और हमारे सर्किट के अंदर जो फ्लो ऑफ करंट है वो ज़ीरो हो चुका होगा। सो फॉर एग्ज़ाम्पल ये वो पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर आकर हमारा कैपेसिटर 99% चार्ज हो गया और 99% चार्ज होने में कैपेसिटर ने कितना टाइम लिया, दैट इज़ इक्वल टू 5 टाइम्स द टाइम कांस्टेंट। सो पहला पॉइंट कि कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज डिपॉजिट हो रहा है वो चार्ज लीनियरली डिपॉजिट नहीं हो रहा बल्कि वो चार्ज एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है। और दूसरी बात, कैपेसिटर को 63.2% ऑफ द मैक्सिमम चार्ज ऑब्टेन करने के लिए जो टाइम चाहिए दैट इज़ कॉल्ड टाइम कांस्टेंट, और एक कैपेसिटर को मुकम्मल तौर पर चार्ज होने के लिए जो टाइम चाहिए दैट इज़ 5 टाइम्स टू द टाइम कांस्टेंट। ओके, अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जिस कैपेसिटर का टाइम कांस्टेंट कम होगा वो कैपेसिटर उतनी जल्दी मैक्सिमम चार्ज को स्टोर कर लेगा, और जिस कैपेसिटर का टाइम कांस्टेंट ज़्यादा होगा वो कैपेसिटर उतना ज़्यादा टाइम लगाते हुए मैक्सिमम चार्ज को ऑब्टेन करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक कैपेसिटर C1 है और एक कैपेसिटर C2 है। C1 जो है इसके लिए टाइम कांस्टेंट फॉर एग्ज़ाम्पल कम है, तो देखें ये कम टाइम के अंदर ही मैक्सिमम चार्ज को ऑब्टेन कर लेगा। सो T इक्वल्स RC, कम टाइम के अंदर ही व्हेन टाइम इक्वल्स टाइम कांस्टेंट इसने 63% जो है वो मैक्सिमम चार्ज का ऑब्टेन कर लिया। लेकिन जिस कैपेसिटर का टाइम कांस्टेंट ज़्यादा होगा वो कैपेसिटर ज़्यादा टाइम लेते हुए अपने ऊपर जो है वो 63% ऑफ द मैक्सिमम चार्ज ऑब्टेन करेगा, लेकिन वो जो टाइम इक्वल होगा वो उस टाइम कांस्टेंट के बराबर ही होगा। सो कंक्लूजन क्या है कि जिस कैपेसिटर का टाइम कांस्टेंट कम होगा वो कैपेसिटर बहुत जल्दी कम टाइम के अंदर मैक्सिमम चार्ज स्टोर करवा लेगा, और जिस कैपेसिटर का टाइम कांस्टेंट ज़्यादा होगा वो कैपेसिटर उतना ज़्यादा टाइम लेते हुए अपने ऊपर मैक्सिमम चार्ज को स्टोर करवाएगा। तो ये था हमारे पास चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। अब हम देखते हैं डिसचार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर को। कैपेसिटर की डिसचार्जिंग को एक्सप्लेन करने के लिए मैं कंसिडर करता हूँ कि इनिशियली मेरे पास जो कैपेसिटर था वो 100% चार्ज था। उस 100% चार्ज कैपेसिटर के साथ मैंने बैटरी को रिमूव कर दिया और उस बैटरी की जगह पर मैंने कोई एक लोड या कोई भी बल्ब जो है वो कनेक्ट कर दिया। और जैसे ही हमने बल्ब को कनेक्ट किया तो कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट से जो चार्जेस हैं वो चलना स्टार्ट हुए और नेगेटिव प्लेट के ऊपर जाकर चार्जेस ने उन नेगेटिव चार्जेस को न्यूट्रलाइज कर दिया। तो थोड़ी देर के लिए हमारे सर्किट के अंदर करंट ने फ्लो किया जिसकी वजह से हमारा बल्ब जो है वो ग्लो करना स्टार्ट हो गया। और जब बल्ब बिल्कुल ऑफ हो जाएगा इट मीन्स कि अब जो कैपेसिटर है वो मुकम्मल तौर पर डिस्चार्ज हो चुका है। तो यहाँ पर भी हमने यही देखना है कि जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है तो कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज कम हो रहा होता है टाइम के साथ साथ वो चार्ज किस तरह से कम हो रहा होता है और उस चार्ज को हम मैथमेटिकली किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो व्हेन बैटरी इज़ रिमूव्ड एंड अ लोड फॉर एग्जांपल बल्ब इज़ अटैच्ड, तो क्या होगा, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर स्टार्ट्स एंड करंट फ्लोज एंटी क्लॉकवाइज थ्रू लोड एंड न्यूट्रलाइज ऑन अदर प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। अब ये जो चार्ज हमारे सर्किट के अंदर फ्लो कर रहा है जो कि एक्चुअली हमारे इस कैपेसिटर के ऊपर कम होता जा रहा है, तो ये डिस्चार्जिंग की जो इक्वेशन है वो हमारे पास इक्वल होती है Q इक्वल्स Q नॉट ई रेज टू द पावर माइनस टी ओवर आर सी। यहाँ पर Q अगेन वही इंस्टेंटेनियस चार्ज है कि टाइम गुजरने के साथ साथ कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज कम हो रहा है तो किसी भी टाइम के ऊपर उस कम होने वाले चार्ज की वैल्यू क्या होगी, Q नॉट
हमारे कैपेसिटर के ऊपर इनिशियली जो मैक्सिमम चार्ज मौजूद था ये वो इक्विलिब्रियम चार्ज है, और टी यहाँ पर वही है कि टाइम गुजरने के साथ साथ जो चार्ज क्यू है उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट हो रहा है। सो देखें बिल्कुल स्टार्ट में अभी सिर्फ मैंने क्या किया है, जब कैपेसिटर चार्ज हो चुका था तो अपने सर्किट में से बैटरी को रिमूव कर दिया था, अभी बल्ब को अटैच नहीं किया। इट मीन्स कि अभी बिल्कुल स्टार्ट में जब टाइम ज़ीरो है तो कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज है वो मैक्सिमम होगा। मैथमेटिकली किस तरह से देखेंगे, व्हेन टी इक्वल ज़ीरो, जब टी को यहाँ पर ज़ीरो पुट करेंगे ई की पावर ज़ीरो आंसर वन आ जाएगा, और क्यू किसकी इक्वल आ जाएगा, क्यू नॉट के। यानी कि अभी मैं कुछ इस पॉइंट के ऊपर खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पर देखें तो टाइम जो है वो तो ज़ीरो है, लेकिन जो क्यू है वो किसकी इक्वल है, क्यू नॉट की इक्वल है, यानी कि मैक्सिमम है। यानी कि अभी तक डिस्चार्जिंग जो है वो स्टार्ट नहीं हुई, क्योंकि अभी तक हमने कोई बल्ब या कोई लोड अटैच ही नहीं किया। लेकिन जब हमने एक बल्ब अटैच कर दिया और अटैच करते ही हमने टाइम जो है वो काउंट करना स्टार्ट कर दिया, और जब टाइम उस कैपेसिटर के टाइम कांस्टेंट के बराबर गुजर गया, अब हमने देखना है कि इतना टाइम गुजरने के बाद हमारे कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर कितना चार्ज बाकी रह जाएगा। किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, इसी इक्वेशन के अंदर जो कि इक्वेशन ऑफ डिस्चार्जिंग है, अगर हम टाइम को टाइम कांस्टेंट यानी कि आर सी के बराबर पुट कर दें, तो आर सी के बराबर जब पुट किया तो आर सी से कैंसिल, ई की पावर -1 उसको नीचे लेकर आएँ, ई की पावर +1 हो गई, ई की वैल्यू 2.718, और जब इसको सॉल्व किया तो क्यू इक्वल आया 36.7% ऑफ द मैक्सिमम चार्ज, जिसे हमारी बुक में अप्रॉक्सीमेटली 37% ऑफ द मैक्सिमम चार्ज से शो करवाया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही मैंने बल्ब को अटैच किया, जैसे ही मैंने कोई सर्किट में लोड लगाया, और जब फ़ौरन से मैंने टाइम को काउंट करना शुरू कर दिया, और जब उस कैपेसिटर के टाइम कांस्टेंट के बराबर टाइम गुजर गया, उतना टाइम गुजरने के बाद अब हमारे कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज बाकी रह जाएगा वो चार्ज 37% ऑफ द मैक्सिमम चार्ज के बराबर होगा। यानी कि अगर कैपेसिटर के ऊपर जो इनिशियली चार्ज था व्हेन टाइम वाज ज़ीरो वो 100 कूलम था, तो एक टाइम कांस्टेंट गुजरने के बाद अब मेरे इसी कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज रह जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ 37 कूलम का चार्ज बाकी रह जाएगा। देखें, क्योंकि यहाँ पर भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो चार्ज जो डिके हो रहा है हमारे सर्किट के अंदर एक्चुअली वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज़ हो रहा है, ना कि लीनियरली डिक्रीज़ हो रहा है। देखें यहाँ पर कि अगर मेरा कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज है वो 37% बाकी रह चुका है, इट मीन्स कि कितना टाइम गुजर चुका है, टाइम कांस्टेंट के बराबर टाइम गुजर चुका है। और बिल्कुल इसी तरह से एक कैपेसिटर को मुकम्मल तौर पर डिस्चार्ज होने के लिए भी आप टाइम को यहाँ पर 5RC के बराबर पुट करने के लिए पुट करते हुए क्यू की वैल्यू को जो है वो आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, इसके लिए भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर हमारे पास टाइम कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो स्मॉल होगी, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको यहाँ पर दो जो हैं वो ग्राफ नज़र आ रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो ग्राफ है ये किसी एक कैपेसिटर C1 के लिए है, और ये जो ग्राफ है ये किसी दूसरे कैपेसिटर C2 के लिए है। तो C1 का जो टाइम कांस्टेंट है वो कम है, तो ये कैपेसिटर क्या करेगा, ये कैपेसिटर बहुत कम टाइम के अंदर, ये कैपेसिटर बहुत कम टाइम के अंदर, बहुत थोड़े टाइम के अंदर क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। और एक टाइम कांस्टेंट गुजरने के बाद इस कैपेसिटर के ऊपर कितना चार्ज बाकी रह जाएगा, 37% ऑफ द मैक्सिमम चार्ज। लेकिन जो कैपेसिटर C2 है, इस कैपेसिटर का जो टाइम कांस्टेंट है वो ज़्यादा है, तो ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होने के लिए जो टाइम लेगा वो टाइम भी ज़्यादा लेगा। आई होप सो कि आपको डिस्चार्जिंग की भी आसानी से समझ आ चुकी होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs जो हैं इस चैप्टर के, उनकी एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारे इन लेक्चर्स को अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें।